All right, so now we are into lecture 3 of work power energy. कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे थे। क्या? पेयर वर्क जीरो होता है। किस चीज का पेयर वर्क जीरो होता है? एक नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर का, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर का, और उसके अलावा हमने देखा था इंटरनल जो फोर्सेस हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के इंटरनल फोर्सेस का जीरो होता है, और मैंने बताया था रिजिड बॉडी के इंटरनल फोर्सेस का वर्क एज अ समेशन ऑन द एंटायर रिजिड बॉडी जीरो होता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बताया था? मैंने बताया था कि इंटरनल फोर्सेस के वर्क का जो समेशन होता है इन जनरल, वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी फ्रेम में समेशन ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज सेम। ये मैंने प्रूव किया था ना। और उससे मैंने प्रूव किया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन पेयर का जो वर्क होता है वो हर फ्रेम में सेम होता है एज अ पेयर। इंडिविजुअल वर्क अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एज अ पेयर वर्क सेम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इन अ मासलेस स्प्रिंग। तो मेरे पास मान लो ये मासलेस स्प्रिंग है, और इसको मैं बाहर से कुछ फोर्स एफ लगा के खींच दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं खींच दे रहा हूँ तो कुछ तो इंटरनल फोर्सेस भी वर्क कर रहे हो, कुछ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा और कुछ इंटरनल फोर्सेस का भी वर्क होगा। और मुझे पता है क्योंकि मेरा स्प्रिंग मासलेस है तो इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी तो आ नहीं सकती। इसका मतलब क्या? इंटरनल फोर्सेस का वर्क जो होगा वो एक्जैक्टली नेगेटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा, राइट? है ना? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस शुड बी एक्जैक्टली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। व्हाई? बिकॉज़ इट कैन नॉट पोजेस एनी काइनेटिक एनर्जी। मासलेस स्प्रिंग है। ठीक है, क्या लिखा? कंसीडर अ स्प्रिंग बीइंग स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स। इधर से कोई फोर्स लगा के मैं इसको खींच रहा हूँ। व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स दो थ्रू अ डिस्टेंस x, अप्लाइड फोर्स मस्ट बी kh। ये भी समझ में आ रहा है? अगर मैंने x डिस्टेंस खींच दिया तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा? kx, क्योंकि लास्ट पॉइंट जो है मासलेस पॉइंट है, तो जितना इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो बाहर से kx लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स भी kx लग रहा है, या रादर kx स्प्रिंग फोर्स होगा तो एक्सटर्नल फोर्स को भी kx होना पड़ेगा, राइट? ठीक है, अब क्या किया? हाँ, मैंने क्या लिखा? अप्लाइड फोर्स kx होना चाहिए बिकॉज मासलेस ऑब्जेक्ट मस्ट हैव नेट फोर्स जीरो कंसीडरिंग द एफबीडी ऑफ द लास्ट पार्टिकल ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के लास्ट पार्टिकल से हमें ये पता चल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स भी kx होना चाहिए अगर x एक्सटेंशन इंस्टेंटेनियस तो, राइट? नाउ इट इज फर्दर स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x, डिस्टेंस dx होना चाहिए। दिस शुड बी फर्दर स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस dx। तो एलिमेंटल वर्क क्या हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का? dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? kx dx एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, राइट? तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग क्या हो जाएगा? 0 से x तक इंटीग्रेट कर दिया kx dx। इनिशियल को 0 बोला, फाइनल को x बोल दिया, और kx dx को इंटीग्रेट कर दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या आ गया? हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिंस द massless spring cannot have any kinetic energy, therefore sum of work done by internal forces and external forces must be zero. Thus work done by internal forces in the spring will be equal to minus half kx square. ठीक है, इंटरनल फोर्सेस का वर्क क्या आ गया? माइनस हाफ kx स्क्वायर। फिर x could be either compression और elongation। ये मैंने elongation में दिखाया, बट compression में भी इसके पैरेलल कर सकते हो काम। ठीक है, तो ये मेरा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ द स्प्रिंग आ गया। एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो बोल दो। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ फोर्स फील्ड। बिफोर आई टॉक अबाउट फोर्स फील्ड इन जनरल, मैथमेटिक्स में फील्ड का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में फील्ड का मतलब होता है कोई भी चीज एक्स वाई और जेड का अगर फंक्शन है तो देन इट इज कॉल्ड अ फील्ड। फॉर एग्जांपल यू कुड हैव अ टेम्परेचर फील्ड। मान लो स्पेस के अंदर टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया, तो उसको हम कहेंगे टेम्परेचर फील्ड। ठीक है, नहीं डेंसिटी फील्ड हो सकता है। कोई भी चीज जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है दैट इज कॉल्ड अ फील्ड। ओके, और फील्ड जो है वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। जैसे टेम्परेचर फील्ड तो एक स्केलर फील्ड हो जाएगा। वेक्टर फील्ड क्या होगा? वेलोसिटी क्या है? जैसे मान लो हवा चल रही है एटमॉस्फेयर में, तो हर पॉइंट ऑफ स्पेस में हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की बात कर सकते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड अ वेलोसिटी फील्ड। तो फील्ड जो है वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। ठीक है, तो फील्ड एक बहुत ही जनरल टर्म है जो हम लोग जनरली कैलकुलस में, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जिसकी हम बात करते हैं। हम अभी जो बात करने वाले हैं, हम लोग पर्टिकुलर एक तरह के फील्ड की बात करने वाले हैं जो कि फोर्स फील्ड है। और जैसे कि नाम से समझ में आता है फोर्स फील्ड मतलब क्या है? जहां पे फोर्स मेरा एक्स वाई जेड का फंक्शन, यानी पार्टिकल को किसी एक्स वाई जेड पे रखा हुआ है, तो हम फोर्स को, उसके फोर्स को वेक्टोरियली सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो फील्ड में रखा हुआ। समझ में आई बात की नहीं? क्या लिखा? इफ द फोर्स on a particle placed somewhere in space depends only on its position and not the velocity or acceleration etc, यानी खाली उसके कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करना चाहिए। द पार्टिकल इज सेड टू बी सब्जेक्टेड टू अ फोर्स फील्ड। तो हम क्या कहते हैं? ये पार्टिकल जो फोर्स फील्ड में हमने रखा हुआ है या इसको सब्जेक्ट किया हुआ है फोर्स फील्ड से। एग्जांपल्स ऑफ फोर्स फील्ड्स कुड बी ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एटसेट्रा। तो जैसे पार्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो स्पेस में कहीं पे तुमने पार्टिकल फिक्स कर दिया अर्थ के रिलेटेड, तो उसका फोर्स फिक्स हो गया, राइट? तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक एग्जांपल है फोर्स फील्ड का। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल फिक्स कर दिया, उसके रिलेटेड कहीं और चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो उसका फोर्स इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, राइट? तो वो फोर्स फील्ड हो गया, राइट? ठीक है, तो फोर्स फील्ड कुड बी क्लासिफाइड आइदर एज अ कंजर्वेटिव फील्ड,
या फिर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। दो तरह के फोर्स फील्ड्स हो सकते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन होती है कि वर्क डन इन अ डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब जैसे इस जगह से इस जगह में लेके गया पार्टिकल को, तो इनफाइनेटली मेनी पाथ्स आर पॉसिबल। लेकिन अगर हर पाथ के अलोंग वर्क डन अगर सेम आ जाता है तो इस तरह के फील्ड को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो टर्न्स आउट ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होता है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है, बट वी कैन हैव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स आल्सो। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं कंजर्वेटिव, वो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट अभी खाली डेफिनेशन। तो कंजर्वेटिव फील्ड की क्या डेफिनेशन है? कि ऐसा फोर्स फील्ड जिसके अंदर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, या फिर बाय एक्सटेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। इसका मतलब क्या? क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्लोज पाथ में अगर तुम किसी पार्टिकल को जहां से शुरू किया वहीं पे लेके आ गए तो इनफाइनेटली मेनी पाथ्स आर पॉसिबल एंड वन ट्रिवियल पाथ है, उसको मूव ही मत करो, वो भी तो एक पाथ है ना। उस पार्टिकल को अपनी जगह पे ही रख दो, तो घुमा के वापस लेके आना है, तो एक पाथ ये भी कि उसको लेके ही नहीं गया, वहीं के वहीं छोड़ दिया उसको, तो दैट इज आल्सो अ पाथ ऑफ जीरो लेंथ। तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो जीरो वर्क होगा अगर पार्टिकल को मूव ही नहीं किया। इसका मतलब क्या? अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो हर पाथ के लिए, हर क्लोज पाथ के लिए वर्क डन क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फील्ड की। ठीक है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हर पाथ के लॉन्ग वर्क डन सेम हो जाए। मतलब हो सकता है दो पाथ्स के लिए वर्क सेम आ जाए, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। हर पाथ के लिए वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए, हर पाथ के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फील्ड जो है मेरा कंजर्वेटिव है। ठीक है, समझ में आई डेफिनेशन की नहीं? इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रल फोर्सेस और फोर्स फील्ड। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं अभी ये समझते हैं। तो कोई फोर्स फील्ड किस फॉर्म का है? जो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड पॉइंट कर रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड जो खाली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंगुलर पोजीशन पे नहीं डिपेंड करता, उसको सेंट्रल फोर्स फील्ड कहते हैं। अभी सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक है, क्यू। अब इससे 1 मीटर दूर चाहे नॉर्थ में रखो एक पार्टिकल, तो भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वही होगा और रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऑल्दो रेडियल डायरेक्शन इटसेल्फ इज नॉट अ फिक्स्ड डायरेक्शन, बट होगा रेडियस के अलोंग, राइट। इसको ओरिजिन मान लिया तो इस चार्ज पार्टिकल इधर रखा तो इधर रेडियल डायरेक्शन में, इधर रखा तो इधर रेडियल डायरेक्शन में, इधर रखा तो इधर। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, वो एंगुलर पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ में रखा तो कुछ और, उतने डिस्टेंस पे, साउथ में रखा तो कुछ और, ऐसा नहीं। एंगल से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और केवल रेडियस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड होना चाहिए। इट कुड बी समवेयर रेडियली इनवर्ड और समवेयर रेडियली आउटवर्ड, बट रेडियल होना चाहिए। टेंजेंशियल, एक्सियल वगैरह और किसी भी तरह के कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरह के फोर्स फील्ड को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फील्ड कहते हैं। समझ गए? Such fields are called the central fields या central force field कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा? A force field which points radially and whose magnitude only depends on the distance from a point and not on the angular position is called a central force field. Mathematically central force field को मैं क्या किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? F vector is equal to लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, तो should be an equal to sign, FR times R cap। R cap मतलब रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, और एफ आर क्या? एफ आर कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे इट कुड बी साइन आर, आर क्या, वो भी एक सेंट्रल फील्ड हो जाएगा। टैन आर लगा दो, साइन आर लगा दो, लॉग आर लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, बस सम फंक्शन ऑफ आर टाइम्स आर कैप। तो समझ में आ रहा है ना? इससे रेडियल सिमेट्री इंश्योर हो रही है। आर कैप वो डिस्टेंस ही है ना, स्मॉल आर। तो ठीक है, एफ आर इज एनी आर्बिट्री फंक्शन ऑफ आर। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स फील्ड्स कुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स अ सेंट्रल फील्ड। या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, या फिर इवन अर्थ का अगर देखें, अर्थ को अगर परफेक्ट स्फीयर मान लो तो उसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी हमारा एक सेंट्रल फील्ड है। तो समझ में आई सेंट्रल फील्ड क्या है? अब सेंट्रल फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट को देख लो। जो मैंने दो आइडियाज बताए हैं, फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सेंट्रल फील्ड, एक बार पढ़ लो, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब सेंट्रल फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? सारे सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। कोई भी सेंट्रल फोर्स होगा वो हमेशा कंजर्वेटिव होगा, और कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? वर्क डन एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। तो वो क्यों होगा कंजर्वेटिव? अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग अभी ध्यान से यहाँ पे देखो। मान लो ये ओ जो है मेरे किसी सेंट्रल फोर्स का सेंटर है। सेंट्रल फोर्स है तो उसका कोई सेंटर भी होगा जिस तरफ डायरेक्टेड है, जिससे आगे डायरेक्टेड है। ओ मान लो मेरा सेंट्रल फोर्स का सेंटर है। ठीक है, और इस सेंट्रल फोर्स के अंदर मैं किसी पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट सी लेके जा रहा हूँ, और कैसे पाथ के अलोंग लेके जा रहा हूँ? पहले तो मैं सर्कुलर आर्क पे जा रहा हूँ, ओ पे सेंटर सर्कुलर आर्क के अलोंग जा रहा हूँ, उसके बाद रेडियल लाइन के अलोंग जा रहा हूँ। ठीक है, इस पाथ में कुछ तो वर्क डन होगा, राइट। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आर्क के अलोंग जा रहा हूँ, आर्क के अलोंग तो वर्क डन जीरो होगा। बोलो क्यों? क्योंकि सेंट्रल फोर्स है तो हमेशा ही तुम परपेंडिकुलर टू द फोर्स चल रहे हो, आर्क के अलोंग चल रहे हो, तो आर्क के अलोंग तो जीरो वर्क होगा ना, 90 डिग्री एंगल आगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में।
और रेडियल लाइन के लॉन्ग जाने में कुछ तो वर्क होगा, ठीक है, तो कुछ भी वर्क होगा, ये पाथ ए बी से इसमें कुछ तो वर्क होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ए से सी तक वापस जा रहा हूँ, लेकिन इस पाथ के लॉन्ग नहीं जा रहा, मैं किसी ऑल्टरनेट पाथ के लॉन्ग जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये इधर मैंने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे ऐसे रेडियल लाइंस ड्रॉ कर ली। तो मैं क्या अब जिगजैग पाथ के अलॉन्ग जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ए से इधर थोड़ी दूर आर्क के अलॉन्ग चला, उसके बाद फिर रेडियल लाइन के अलॉन्ग चला, फिर आर्क के अलॉन्ग चला, फिर रेडियल लाइन के अलॉन्ग चला, फिर आर्क के अलॉन्ग चला, फिर रेडियल लाइन के अलॉन्ग चला। तो मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो मैंने जिगजैग पाथ लिया है, इस पाथ के अलॉन्ग वर्क डन इज एग्जैक्टली सेम एज वर्क डन इन द ओरिजिनल जो पहले वाला जो पाथ था। वो कैसे, तो सोच के देखो, यहाँ पे जब आर्क के अलॉन्ग चलूंगा तो 0 वर्क होगा, और W से अल्फा तक जाने का जो वर्क है वो वही होगा जो B से अल्फा डैश जाने का वर्क होगा, इज इट नॉट? क्यों? क्योंकि रेडियल डिस्टेंस तो वही का वही और सिमेट्री है। तो इसका मतलब क्या, W से अल्फा जाने का वर्क वही है जो B से अल्फा डैश जाने का वर्क है। अब क्या, अल्फा से बीटा जाने में फिर से 0 वर्क होगा, है ना, और बीटा से गामा जाने में वही वर्क होगा जो अल्फा डैश से गामा डैश जाने में वर्क होगा, वापस बिकॉज ऑफ रेडियल सिमेट्री। आ रही बात समझ में कि नहीं? और उसके बाद गामा डैश से सी तो दोनों पास में सेम ही पड़ रहा है, इज इट नॉट? तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी सी पाथ में जो वर्क डन है वो वही वर्क डन है जो ए से अल्फा, ये वाला जो जिगजैग पाथ है इसके अंदर वर्क, ठीक है। मैंने यहाँ पे बस 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, यानी 3 रेडियल लाइंस ड्रॉ की थी। मैं चाहूं तो यही काम कितनी लाइंस के साथ कर सकता हूँ, आई कुड ड्रॉ 1 मोर लाइंस लाइक दिस, इज इट? 1 मोर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना ऐसे ऐसे करके। और उस 1 मोर लाइंस के लिए क्या होगा, मतलब इनफिनिटली मेनी टाइप्स ऑफ जिगजैग पाथ्स आर पॉसिबल, राइट? क्या करूंगा, थोड़ी दूर आर्क के लॉन्ग चलूंगा, फिर रेडियल, जितना मर्जी रेडियल चलूंगा, फिर आर्क के लॉन्ग चलूंगा, फिर जितना मर्जी रेडियल चलूंगा। समझ में आई बात नहीं? एंड these sectors need not be equidistant also, मतलब ये जो रेडियल लाइंस है they need not be at same angle also। कुछ भी आप इस पे रेडियल लाइंस ड्रॉ कर दो, आर्क के लॉन्ग चलो, रेडियल चलो, फिर आर्क के लॉन्ग चलो, फिर रेडियल चलो, फिर आर्क के लॉन्ग चलो, फिर रेडियल चलो। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो आर्बिट्रेरी पाथ बनेगा उसका भी वर्क डन वही होगा जो इस वाले पाथ के लॉन्ग वर्क डन, इज इट नो? ठीक है। तो अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ तुमने छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो फिर तो इसका मतलब क्या, किसी भी आर्बिट्री पाथ के लिए हो गया। दैट मींस व्हाट, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी इज सेम अलोंग एवरी काइंड ऑफ आर्बिट्री पाथ। समझ में आई बात नहीं? सो इट इज कंजर्वेटिव। समझ में? तो जस्ट इसमें हमने क्या यूज किया, हमने सिर्फ ये यूज किया कि केवल सेंट्रल फील्ड है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, let O be the center of some central force. We will show that work done in going from O to C along OABC. OABC के along जो work done है is same as that along OAW alpha beta gamma gamma dash C. ये मतलब ये वाले बात करें zigzag paths. And extend the argument to arbitrary paths. Here the paths considered have only radial and tangential segments. Because the forces are central, the work done along any arc centered at O must be 0। ठीक है, सेंट्रल है तो ये परपेंडिकुलर टू द फोर्स है, आर्क के अलोंग जब चल रहे हो तो वो 0 वर्क होना चाहिए। एंड वर्क डन फॉर एनी रेडियल डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सेम रिगार्डलेस ऑफ द एंगुलर पोजीशन। सेम रेडियल डिस्प्लेसमेंट किसी भी एंगुलर पोजीशन पे करोगे तो सेम वर्क डन होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ ड्यू टू द रेडियल सिमेट्री वर्क डन अलोंग W टू अल्फा, वही बात है, W से अल्फा वही वर्क है जो बीटा से अल्फा डैश है, वही बात, ठीक है। सिमिलरली वर्क डन अलोंग बीटा टू गामा इज सेम एज दैट फ्रॉम अल्फा डैश टू गामा डैश। ये वाला वर्क और ये वाला वर्क बराबर होगा। thus work done along OABC is same as that along OA alpha beta gamma gamma dash C, वही जो zigzag path पूरा बन गया। However, our second path is completely arbitrary. We could as well have infinite number of radial and tangential segments in our second path, and still work done will be same. Thus, for all central forces, work done is independent of path. This also means that work done in a closed path must be 0 because one obvious path along which work done is 0 is the path of 0 length, यानी कोई मूवमेंट ही नहीं करो तो इसका मतलब क्या, क्लोज पाथ में भी वर्क डन 0 हो सकता है। अभी 0 होगा, मतलब नॉट हो सकता है, क्योंकि एक पाथ तो वही है ना, मूव ही नहीं किया। अच्छा, इसके अंदर कभी कभी बच्चों को ये डाउट हो सकता है, यानी कभी कभी ये पूछते हैं सर आपने ये नहीं प्रूव किया कि हर पाथ के लिए सेम है, आपने ये प्रूव किया कि हर जिगजैग पाथ के लिए सेम है, ठीक है। तो अभी उसको भी मैं एड्रेस कर देता हूँ, ध्यान से देख ली। अगर मान लो ये इनफाइनेटसिमल, मैंने इनफाइनेट नंबर ऑफ रेडियल लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं और उसके बीच में आर्क के लॉन्ग चल रहा हूं, फिर स्ट्रेट लाइन चल रहा हूं, फिर आर्क के लॉन्ग, फिर स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये दिखा सकता हूं कि इधर आर्क के लॉन्ग या स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जो चले ये वर्क, और यहाँ पे एक डायरेक्ट मैंने ए से अल्फा लाइन ड्रॉ कर दी, इन दोनों का वर्क आपस में बराबर होने वाला है। वो कैसे दिखा सकता हूँ, तो देख सकते हो, तुम्हें पता है जो वर्क होता है वो खाली फोर्स के अलॉन्ग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये इनफाइनेटसिमल आर्क है, ये जो मेरी ये इंक्लाइन लाइन मैंने जो ड्रॉ किया, समझो ए से अल्फा तक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ की, इसका कंपोनेंट अलोंग द फोर्स वही होगा जो W से अल्फा लाइन है, इज इट नॉट? तो इसलिए क्या ये इंक्लाइन लाइन का भी वर्क वही होगा जो मेरा स्ट्रेट लाइन का ये वर्क है, इज इट? रेडियल लाइन का वर्क और ये हाइपोटेन्यूज जैसा बना रखा है जिस ट्रायंगल का, इनका वर्क सेम ही होने वाला है। तो इसलिए मैंने क्या प्रूव कर दिया, इवन इफ यू हैव अ स्मूथ कर्व लाइक दिस, उसके लिए भी वर्क डन सेम होगा। जिगजैग जरूरी नहीं है, स्मूथ कर्व के लिए भी सेम वर्क आ जाएगा, इज इट नॉट?
वो छोटा छोटा करके तो उसको बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल स्टेट सेगमेंट्स में आप सोच ही सकते हो ना। बात समझ आएगी नहीं? तो इसलिए मैंने क्या प्रूव कर दिया, हेंस आई हैव प्रूव्ड दैट ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। सब सेंट्रल फोर्स जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा एक बात समझना ध्यान से, सेंट्रल फोर्स के लिए इतना काफी नहीं है बोलना कि सारे जो फोर्सेज हैं वो रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड है, उनका मैग्नीट्यूड भी एक गिवन आर पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे एफ ऑफ आर आर क्या होना चाहिए, यानी आर के ऊपर खाली डिपेंडेंट होना चाहिए, एंगुलर पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ऐसा फोर्स है कि इधर मेरा 5 न्यूटन है डब्ल्यू से अल्फा तक, और बीटा से अल्फा डैश तक 4 न्यूटन है, फिर भी है रेडियल, तब तुमको पता है मेरा आर्गुमेंट फेल हो जाएगा, तब उस तरह के फोर्स फील्ड के लिए वर्क नहीं करेगा, दैट विल नॉट बी कंजर्वेटिव एनीमोर। समझ में बात नहीं, तो फिर वर्क डन ये हो जाएगा। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब खाली ये नहीं है कि फील्ड खाली सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, जिस तरह से हम फिजिक्स में यूज करते हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड का मतलब होता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है केवल रेडियस डिपेंडेंट है और डायरेक्शन जो है वो रेडियल है, ठीक है। एफ ऑफ आर आर क्या है, जो एफ ऑफ आर है वो एंगुलर पोजीशन से इंडिपेंडेंट है हमारा एफ ऑफ आर जो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये समझ में आ गया व्हाई कंजर्वेटिव, व्हाई ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, क्लियर है। अभी हमने प्रूव किया कि सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि सुपर पोजिशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होता है। सुपर पोजिशन का मतलब क्या है, जैसे सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि पॉइंट चार्ज से फील्ड जनरेट होता है, वो सेंट्रल फोर्स है। अब मान लो एक पॉइंट चार्ज नहीं है मेरे पास, मान लो 50 पॉइंट चार्जेस हैं फिक्स स्पेस में, तो इसका मतलब 50 सेंटर्स हैं, हर एक का अपना अपना सेंट्रल फोर्स है, इज इट ट्रू। तो अब सवाल एक उठ सकता है कि ये 50 अलग अलग जगह जो चार्जेस फिक्स किए, क्या इसका भी जो फील्ड नेट बना सुपर पोजिशन से, क्या वो भी कंजर्वेटिव है? तो आंसर है वो भी कंजर्वेटिव होगा। तो सिंपल से आर्गुमेंट से प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। कैसे? तो देखो क्या लिखा, लेट O1 O2 O3 एटसेट्रा बी सेंटर्स ऑफ सेंट्रल फील्ड्स विद करस्पॉन्डिंग फोर्स फील्ड्स F1R F2R F3R एटसेट्रा, ठीक है। तो एज शोन इन द प्रीवियस सेगमेंट हम कह सकते हैं इंटीग्रल F1 डॉट dr, इंटीग्रल F2 डॉट dr, इंटीग्रल F3 डॉट dr, ये सब जो है ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होंगे इंडिविजुअली, राइट। इंडिविजुअली तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होंगे क्योंकि हर एक इंडिविजुअली सेंट्रल फील्ड है, राइट। अब मान लो इफ वी हैव ऑल द 3 सेंट्रल फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, मान लो एक साथ लग रहे हैं तीनों सेंट्रल फोर्स, यानी समझो 3 पॉइंट चार्जेस रख दिए मैंने, तीनों सेंट्रल फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं ना, ऑल्दो ओवरऑल फील्ड इज नो मोर सेंट्रल, बट सेंट्रल फोर्सेस का सुपरपोजिशन है, ओवरऑल इट इज नॉट अ सेंट्रल फील्ड नाउ, ठीक है। अजीब सा ही कुछ फील्ड बन जाएगा डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ चार्जेस, राइट। तो अभी क्या है इनका, अब वर्क डन क्या हो जाएगा पूरे सुपरपोजिशन का, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 फोर्स लग रहा होगा अभी, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट dr, ये मेरा वर्क डन होगा। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो इसलिए इसको मैं 3 टुकड़ों में अलग अलग तोड़ सकता हूँ, इंटीग्रल F1 डॉट dr अलग से लिख सकता हूँ, F2 डॉट dr अलग से लिख सकता हूँ और F3 डॉट dr अलग से लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। नाउ ईच टर्म ऑन द RHS इज पाथ इंडिपेंडेंट, thus LHS मस्ट आल्सो बी पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ ऑल सेंट्रल फील्ड्स इज आल्सो कंजर्वेटिव। सेंट्रल फील्ड कंजर्वेटिव होते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ सेंट्रल फील्ड लीड्स टू द फील्ड व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क, यानी वो भी कंजर्वेटिव है। यूनिफॉर्म फील्ड्स कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज सेंट्रल फील्ड्स विद फोर सेंटर्स एट इंफिनिटी। अब एक एग्जांपल सेंट्रल फील्ड का क्या हो सकता है कि सेंटर इंफिनिटी पे, मतलब पैरेलल फील्ड जो है वो भी एक तरह का सेंट्रल फील्ड है, बस क्या क्या है कि उसका सेंटर इंफिनिटी पे, यूनिफॉर्म फील्ड हम बोल सकते हैं उसको। तो यूनिफॉर्म फील्ड्स आर आल्सो कंजर्वेटिव, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम ग्रेविटी लेते हैं अर्थ के पास में, तो उसको यूनिफॉर्म फील्ड जैसा ही ट्रीट करते हैं, तो उसको भी हम कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। वैसे तो ग्रेविटी है भी सेंट्रल फील्ड ही है, इनफैक्ट छोटी क्लास में शायद पढ़ा होगा कि G(m1 m2) by r² करके फोर्स लगता है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो समझ गए एक पार्टिकल के सेंटर की तरफ ही लग रहा है दूसरा फोर्स। तो ग्रेविटी इज एनीवे इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मासेस, इट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव ग्रेविटी, क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ सेंट्रल फील्ड है ना। मान लो कुछ भी आर्बिट्री शेप का एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड में तो मान लो 1 बिलियन पार्टिकल्स या मान लो 1 लाख मोल पार्टिकल्स हैं लेटर से, तो हर पार्टिकल के फील्ड कंजर्वेटिव है, ओवरऑल एस्टेरॉइड का फील्ड भी कंजर्वेटिव, राइट। सो ग्रेविटी ओवरऑल इज कंजर्वेटिव। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देख सकते हो, तो खूब सारे पॉइंट चार्जेस का बना हुआ है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होते हैं, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन स्पेस। समझ गए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई सभी को, एक बार देख लो और कुछ डिस्कशन है तो बोल सकते हो। तो अब वही वैसे थोड़ी देर से बोल ही रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस, अभी यहाँ पे फॉर्मली मैंने इसके बारे में लिख दिया। क्या लिखा, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, द फोर्सेस फॉर व्हिच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑल्टरनेटिवली फोर्सेस फॉर व्हिच वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये फॉर्मल डेफिनेशन आ गई। Thus all central forces and their superpositions are conservative forces, ठीक। Since work done by conservative forces in a closed path is zero, we can also say that work done against conservative forces is retrievable। मतलब कहने का ये मतलब है
कि अगर मान लो जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट मैंने वर्क किया, अब ये जो वर्क है वापस अगर अपनी जगह पे लौट के आएगा ऑब्जेक्ट, तो समझ गए, तो फिर मेरे को ये एनर्जी वापस मिल जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क इन क्लोज पाथ 0 है। बात समझ आएगी नहीं? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जब भी वर्क करते हो तो जितना वर्क तुम्हारा खर्च हुआ वापस लौट के आओगे, तो कंजर्वेटिव फोर्स उतना वर्क वापस तुमको वापस लौटा देगा, क्योंकि क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन 0 आई बात समझ में कि नहीं? तो इसलिए जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट तुम काम करते हो तो वो काम जो है हमको वापस मिल सकता है। इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम बोलते हैं कि जो भी तुमने काम कर दिया कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन यू गेट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन दैट वर्क विल बी गिवन बैक टू यू। लेकिन फ्रिक्शन के साथ देखो तो ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ पे टेबल पे ही समझो कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट मैंने काम कर दिया, तो मान लो x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर सरका दिया, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा माइनस mgh, राइट, और मेरा वर्क हो जाएगा प्लस mgh, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बॉडी वापस इधर आ जाए और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी mgh आ जाए, राइट। वेयर एज ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने h हाइट ऊपर लेके गया, वापस मेरा वर्क प्लस mgh है, ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh, लेकिन ये वापस मिल सकता है हमको क्लोज पाथ में, जब क्योंकि फ्रिक्शन तो उल्टा वापस लाओगे तो फिर से और नेगेटिव वर्क कर देगा, जबकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करोगे वापस लेके आओगे तो ग्रेविटी वापस उतना पॉजिटिव वर्क कर देगी। समझ में आई बात? इन दैट सेंस इट इज रिट्रीवेबल। व्हेन यू आर वर्किंग अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट वर्क इज रिट्रीवेबल, ठीक है। वेयर एज व्हेन यू आर वर्किंग अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट वर्क इज नॉट रिट्रीवेबल। समझ गए क्या लिखा? यही बात। तो since work done by conservative forces in a closed path is 0, we can also say that work done against conservative forces is retrievable. For instance, when a ball is thrown up with some kinetic energy, it loses kinetic energy as it gains height due to negative work done by gravity. बॉल को ऊपर फेंका, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही, क्यों? ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। However, it regains all of it back once it returns back to an equal amount of returns back. तो वापस h हाइट गई, काइनेटिक एनर्जी लूज करती गई, वापस लौट के आई तो एग्जैक्टली सेम काइनेटिक एनर्जी वापस आ गई इसमें। समझ में आई बात की नहीं? क्लोज पाथ में वर्क डन 0 है, इसका मतलब क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो वापस लौट के आएगा बॉडी तो सेम काइनेटिक एनर्जी से वापस आ जाएगा, सेम पोजीशन में जब लौट के आएगा, ठीक है नहीं? तो इन दैट सेंस इट इज रिट्रीवेबल, राइट। When it gets back to the same position, it gets its kinetic energy back. Okay, ठीक है। तो ग्रेविटी ने वापस इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव वर्क कर दिया इन द रिटर्निंग प्रोसेस। Thus conservative forces do not cause any loss of energy to the surroundings. ऐसा नहीं कि सराउंडिंग में वो परमानेंटली डिसिपेट हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन डिसिपेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का दूसरा नाम क्या है? नॉन डिसिपेटिव, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन डिसिपेटिव फोर्सेस, ठीक है। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड स्प्रिंग फोर्सेस। तो नॉन डिसिपेटिव फोर्सेस में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, सराउंडिंग्स को लॉस नहीं होगा और रिट्रीव कर सकते हैं। या सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट तुम काम कर रहे हो तो देयर विल बी नो हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हो तो हीट, लाइट, साउंड नहीं निकलती ना, कोई एटमॉस्फेयर में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हीट, लाइट या साउंड के फॉर्म में कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। वेयर एज फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब तुम काम करते हो, देखो आवाज आ रही है, जिसने की आवाज आ रही है, राइट, ठीक है। और ये हो सकता है कि गर्म भी हो जाए, जैसे बार बार मैं ऐसे करके रब करूंगा तो गर्म हो जाएगा सरफेस, और गर्म हो जाएगा तो इससे मेरे को पता है रेडिएशन लॉस होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और भी हो सकता है कि और ज्यादा तेजी से रगड़ दिया, हाथ को तो मैं नहीं रगड़ पाऊंगा, बट यू नो दैट इफ थिंग्स आर वेरी वेरी हॉट देन दे स्टार्ट एमिटिंग लाइट आल्सो, ठीक है ना। हाथ से भी एक्चुअली तुमको विजिबल लाइट नहीं दिख रही, बट इंफ्रारेड एमिट होने लग जाएगी, ऑलरेडी एमिट हो रही है क्योंकि बॉडी का कुछ टेम्परेचर है, लेकिन जैसे जैसे इसको और हीट अप कर दोगे और ज्यादा इंफ्रारेड निकलने लगेगी। समझ में ये बात नहीं? तो इन जनरल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब वर्क करते हैं तो देयर विल बी सम लॉस टू द सराउंडिंग्स इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, और वो रिट्रीवेबल नहीं है, वो एनर्जी एटमॉस्फेयर को लूज हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने हाथ को रगड़ के गर्मी प्रोड्यूस की तो ये गर्मी एटमॉस्फेयर से मैं वापस एब्जॉर्ब करके मेरे पास तो खाना खाने की जरूरत ना पड़े, मैं ऐसे ही एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करूँ, एनर्जी नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो जितना मेरा कितना जो भी जूल निकल गया ये वापस नहीं आने वाला, समझ गए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब वर्क करते हैं तो सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर, इसलिए उनको डिसिपेटिव फोर्सेस भी बोलते हैं, राइट। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को फॉर्मली पढ़ते हैं, क्या लिखा? द फोर्सेस फॉर विच वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फ्रिक्शन के लिए देख सकते हो पाथ डिपेंडेंट वर्क, जैसे एग्जांपल के लिए सोचना, मान लो ये हाथ को ही मैं देख लेता हूं, तो यहां से मैं आगे गया तो ये एक पाथ है जिसमें बस पीछे से आगे का मोशन किया मैंने, ठीक है। एक और पाथ हो सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का, ए से बी या बी से ए गया फिर से ए पे वापस आ गए, सॉरी रादर ए से बी पे गया, बी से ए पे गया फिर से बी पे वापस आ गए, ये भी तो एक पाथ है, वही सेम पॉइंट्स में, दिस इज आल्सो पाथ। एंड यू नो दैट इस केस में वर्क डन जस्ट ट्रिपल हो जाएगा, इज इट नॉट? या फिर मैं 5-6 बार रगड़ रहा हूं और बार बार ए से बी, ए से बी, बी से ए से बी, ये भी तो एक पाथ है ना।
तो क्या दिख रहा है, वर्क डन तो अलग अलग पाथ में अलग अलग आ रहा है, सर सॉरी, हाँ सेम पॉइंट्स के बीच में अलग अलग पाथ्स हैं लेकिन वर्क डन अलग अलग आ रहा है। या फॉर दैट मैटर एक केस में मैं सीधे सीधे जाता हूँ, ठीक है, हाथ के ऊपर एकदम सीधे सीधे रगड़ रहा हूँ फिंगर को। एक केस में क्या है, मैं ऐसे परिक्रमा लगा के जा रहा हूँ ऐसे करके ऐसे। तो एक केस में मान लो ये 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और मान लो विड्थ रेक्टेंगल जैसा मैं बना लेता हूँ हाथ के ऊपर, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर। एक केस में फ्रिक्शन के अगेंस्ट मैं खाली 6 सेंटीमीटर चला जब सीधे सीधे ऐसे गया, जबकि मैं अगर ऐसे साइडवेज जा रहा हूँ तो 4 सेंटीमीटर ऐसे चला, फिर 6 सेंटीमीटर ऐसे चला, फिर 4 सेंटीमीटर ऐसे चला, तो क्यूमुलेटिव में 6 + 4 + 4 यानी 14 सेंटीमीटर चला, तो फ्रिक्शन का वर्क 14 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जबकि पहुंचा तो उसी पॉइंट पे हूं। समझ में आई बात की नहीं? तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट है। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्या लिखा, फोर्सेस फॉर विच वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑल्टरनेटिवली फोर्सेस फॉर विच वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। ध्यान रखना आइडेंटिकली जीरो की बात है, समझते हो ना, जीरो होना और आइडेंटिकली जीरो होना का अलग अलग मतलब है। आइडेंटिकली जीरो मतलब जो मर्जी पाथ ले लो उसके लिए जीरो नहीं होना, मतलब जीरो है तो कंजर्वेटिव होगा आइडेंटिकली जीरो, और आइडेंटिकली जीरो नहीं है किसी पर्टिकुलर पाथ के लिए जीरो हो भी गया तो भी वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। आइडेंटिकली जीरो का मतलब होता है हर पाथ के लिए जीरो, ठीक है। तो क्या लिखा, नॉट आइडेंटिकली जीरो अगर है मेरा वर्क डन तो फिर कहेंगे कि वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने बताया जैसे जब रगड़ रहे दो बॉडीज तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। या फिर विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग क्या है, जब तुम चलते हो तो हवा का जो ड्रैग होता है, तो तुमने देखा होगा आवाज भी आती है, हवा हवा जब चलती है तो वो हवा का ड्रैग, देखा ना आंधी चलती है तो करके ऐसे आवाज आती है, ठीक है। तो सम साउंड एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट, राइट। तो विस्कस ड्रैग, या फिर समझो शहद के अंदर कोई चीज डूब रही है धीरे धीरे करके, तो उसके ऊपर जो लिक्विड फ्रिक्शन होता है, लिक्विड फ्रिक्शन को हम, या फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कस ड्रैग करते, वो भी नॉन कंजर्वेटिव है, समझ गए, ओके। तो क्या लिखा, काइनेटिक फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इसके बारे में हम क्लास 12 में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्टेशनरी चार्ज से भी जनरेट होता है, वो कंजर्वेटिव होता है। एक होता है जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो कि नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ईएमआई के चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्सेस व्हिच विल कवर इन क्लास 12 इन चैप्टर ऑन ईएमआई, electromagnetic induction. Non-conservative forces are also called dissipative forces because when they work, energy is dissipated to the surrounding in the form of heat, light and or sound. जब भी dissipative forces काम करते हैं कुछ heat, light, sound generally निकलेगा, ठीक है। This lost energy is not retrievable even if the body is restored back to its original position. ये जो चली गई एनर्जी वापस नहीं मिलने वाली उसमें, ठीक है। because the work done in closed path is non-zero. समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, क्लियर है, ये सभी को समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। एक्चुअली कैलकुलस मैंने पढ़ाया था बेसिक मैथ्स के अंदर, तो उस टाइम पे तुम्हें नॉर्मल डेरिवेटिव्स मैंने बताए थे, नॉर्मल डेरिवेटिव्स, नॉर्मल इंटीग्रेशन बताए थे, और मैंने सिंपल डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताई थी। क्या बताई थी, इट इज स्लोप ऑफ द कर्व, राइट। 2D में क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व। तो अभी थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि एक कोनिकल पहाड़ है, ठीक है। इमेजिन करो एक कोनिकल सरफेस है, ठीक है, और हॉलो है अंदर से। इमेजिन कर पा रहे, एक कोनिकल पहाड़ है जो अंदर से हॉलो है, और वो कोन को मैंने हल्का सा पिचका दिया। इमेजिन कर पा रहे हो कोन को हल्का सा पिचका दिया, इट इज नॉट, इट डजंट हैव अ परफेक्टली सर्कुलर बेस, नाउ इट हैज काइंड ऑफ इलिप्टिकल बेस। इमेजिन कर पा रहे हो कैसा कोन। अब मान लो इस कोन के एकदम टॉप पे तुम्हारा कोई दोस्त खड़ा है लेटर से, ठीक है, और उसको पूछते हो कि भाई इस कोन का स्लोप क्या है, तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाएगा। सोचो क्यों, क्योंकि कोन को तुमने ऐसे पिचका रखा है, इस तरफ तो बहुत स्टीप दिख रहा है तुमको और इस तरफ कम स्टीप दिख रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। तो इस डायरेक्शन में अलग स्लोप है उसका, इस डायरेक्शन में अलग स्लोप है। तो अगर तुम पूछोगे कि भाई इस कोन का स्लोप क्या है, पिचके हुए कोन का, अगर पूछोगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो खड़ा है तुम्हारा फ्रेंड, उसे पूछोगे इस कोन का स्लोप क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा भाई क्या मतलब स्लोप, स्लोप से क्या हो रहा है तुम्हारी, किस डायरेक्शन में स्लोप, इज इट नॉट। इस डायरेक्शन में कुछ और स्लोप है, इस डायरेक्शन में कुछ और स्लोप है, फॉर दैट मैटर पूरे 360 डिग्री में अलग अलग स्लोप है, इज इट नॉट। कोन को अगर तुम देखोगे, पिचके हुए कोन को अगर देख रहे हो, तो इस तरफ बहुत स्टीप दिख रहा है, इस तरफ बहुत कम स्टीप दिख रहा है, इसके बीच में इंटरमीडिएट स्लोप दिख रहे हैं, हर डायरेक्शन में अलग अलग स्लोप। तो इसका मतलब क्या है, हमको बात करनी पड़ेगी, अगर मेरे पास 2 डायमेंशनल सरफेस है कोई, तो वहां पे स्लोप में मेरे को साथ में डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में कितना स्लोप है, उस डायरेक्शन में कितना स्लोप है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस बनाने तो एक्स डायरेक्शन में कितना स्लोप है, वाई डायरेक्शन में कितना स्लोप है। तो इस तरह के जो स्लोप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स या फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अभी मैथमेटिकली और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये
ये फिगर पे फोकस करना, सब लोग इस फिगर को ध्यान से देखो, ये वाली फिगर ध्यान से देखो। तो ये 3D एक 3D में समझो ये नीचे फ्लोर है, फ्लोर में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस की हाइट को मैंने जेड कोऑर्डिनेट बोला हुआ। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं स्लोप की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इमेजिन करो ये जो सरफेस है इसको मैंने एक चाकू से काट दिया, और वो चाकू को कैसे चलाया मैंने, चाकू को मैंने जेड वाई प्लेन के पैरेलल चाकू चलाया मैंने। इमेजिन कर पा रहे हो, ये सरफेस है मेरा, सरफेस है ऐसे करके, ऐसे 3 डायमेंशनल सरफेस है, और मैंने क्या किया, इसको वाईजेड प्लेन के पैरेलल एक चाकू चलाया। ये थिन सरफेस ही है, समझो खाली स्किन स्किन है, ठीक है, इसके नीचे कुछ सॉलिड वॉलिड कुछ नहीं है। तो ये सरफेस है और सरफेस के सरफेस को मैंने क्या किया, वाईजेड प्लेन के पैरेलल चाकू से काटा, तो समझो सरफेस का खून निकल रहा है, ठीक है, थोड़ी सी वायलेंस कर लेता हूँ। ओके, इमेजिन करो कि सरफेस का खून निकल रहा है और एक रेड लाइन दिखेगी, जहां पे चाकू ने इसकी स्किन को काटा है वहां पे तुमको एक रेड लाइन नजर आ रही होगी। समझ में आई बात की नहीं? तो वो तो एक प्लेनर कर्व हो जाएगा कि नहीं, और प्लेनर कर्व के लिए तो हमने स्लोप डिफाइन किया हुआ है, बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? तो वो जो प्लेनर कर्व बन गया, जो वाईजेड प्लेन के पैरेलल चाकू चला के तुमने जो बनाया प्लेनर कर्व, वो जो कर्व है वो पूरा का पूरा कर्व जो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, राइट। और उस कर्व का जो स्लोप नजर आ रहा है उसको हम कहेंगे कि उसका जो स्लोप है, यानी ये वाली लाइन देख पा रहे हो, ये वाला कर्व ऐसा दिखेगा ना, वाईजेड प्लेन के पैरेलल अगर चाकू चलाओगे तो तुमको ऐसा कर्व नजर आएगा जिससे खून निकल रहा होगा, राइट। ठीक है, अब इसका जो स्लोप है इस डायरेक्शन में, अब ये कर्व तो पूरा वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, तो इसकी टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, इस कर्व की टैंजेंट ड्रॉ करोगे इसी के प्लेन में, तो ये जो टैंजेंट ड्रॉ की इसका जो स्लोप है ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा वाई डायरेक्शन का स्लोप, समझ गए? दैट इज द वाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव। प्लेनर कर्व आ गया तो प्लेनर कर्व की नॉर्मल डेफिनेशन लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्लोप निकाल रहे हो तो जब तुम बेसिकली उसको लिखोगे डी वाई डी जेड बाई डी वाई लिखोगे उसको, इज इट नॉट कि, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे तुमने हाइट ले ली कर्व की और y को y प्लस डी वाई से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हाइट ले ली, तो कुछ चेंज इन हाइट हो गई, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा चेंज इन वर्टिकल हाइट हो जाएगा कर्व का। समझ में आई बात नहीं? इसी कर्व के लिए एक गिवन y पे तुमने कर्व की हाइट ली और y को y प्लस डेल्टा वाई से रिप्लेस किया, फिर कर्व की हाइट ली। अब डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई कुछ तो होगा कि नहीं, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा y डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। हाँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रखा हुआ है। समझ में आई बात नहीं? जब मैंने चाकू चलाया था तो मैंने वाई जेड प्लेन के पैरेलल चाकू चलाया था, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इन द होल प्रोसेस इज कांस्टेंट। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट थ्रू आउट कांस्टेंट है। ओके, मेकिंग सेंस? तो ये जो डेरिवेटिव आया मेरा, क्या ये क्या कहलाएगा, ये मेरा वाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरह से सोचो, मैं क्या कर सकता हूँ, वापस यही वाला मेरा सरफेस है ऐसे करके जो भी तुमको दिख रहा है 3D सरफेस, आई होप विजुअलाइज हो रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसी पॉइंट पे मैं एक और कर्व ड्रॉ कर सकता हूं, एक और तरह से चाकू चला सकता हूं। क्या करता हूं मैं एक्स जेड प्लेन के पैरेलल चाकू चलाता हूं। अगर एक्स जेड प्लेन के पैरेलल चाकू चलाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, मेरा वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा उस प्लेन में। समझ में आई बात की नहीं? चाकू जब चल रहा है एक्स जेड प्लेन के पैरेलल तो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद फिर अगर ऐसे चाकू चलाओगे तो यहाँ पे ऐसा तुम्हारा कर्व बनेगा, समझो वापस स्किन है केवल, ठीक है। तो चाकू से ये तुम्हारे पास एक यहां से खून निकल रहा है इस कर्व का, ठीक है, ठीक है टेरिबल मैन, ठीक है, समझ गए? इसका ऐसे करके ऐसे यहां से मैंने कर्व का खून निकाल दिया, ठीक है, वेरी वायलेंट, ओके, ठीक है, तो इसका ऐसे खून निकाल दिया मैंने। तो ये जो रेड लाइन दिख रही है, वापस इस रेड लाइन, ये तो प्लेनर कर्व है, अब इस प्लेनर कर्व का फिर से मैं स्लोप डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से टैंजेंट मैंने इसकी ड्रॉ कर दी। ओके, तो अब क्या है, एक गिवन क्या करूंगा, एक गिवन एक्स कोऑर्डिनेट पे इसकी हाइट है कुछ, और यहाँ पे x से x प्लस डेल्टा एक्स पे गया तो फिर कुछ नई हाइट दिख रही है, तो वापस कुछ डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स होगा कि नहीं, बोलो? और डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स जो है उसमें डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दूं तो मैं इसको डी जेड बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स लिखा जाता है टू सिग्निफाई कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, बट समझ में आई बात की नहीं? तो जैसे हमारे नॉर्मल डेरिवेटिव है उसी को एक्सटेंड करके हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव बना दिए। बस क्या है, जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले रहे हो तो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट रख रहे हो, जब वाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले रहे हो तो एक्स को कांस्टेंट रख रहे हो, और जब एक्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रख रहे हो। समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसे हमने एक्स वाई प्लेन, सॉरी वाई जेड प्लेन के पैरेलल काटा तो मेरे पास वाई डेरिवेटिव मिलेगा, और जेड एक्स प्लेन के पैरेलल काटा तो मुझे एक्स डेरिवेटिव मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, क्योंकि कई बार पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ते तो लेकिन मैकेनिकली पढ़ते हैं कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं तो वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता क्यों। अभी समझ में आया क्यों?
क्योंकि मतलब ही यही है कि उस कर्व का डेरिवेटिव ले रहे हो जो उसके वाईजेड प्लेन के पैरेलल या फिर जेड एक्स प्लेन के पैरेलल चाकू चला के जो कर्व आ रहे हैं उन्हीं के अंदर जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हमारा पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, तो अब इसको मैं फॉर्मली पढ़ने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखो क्या लिखा। Imagine a hill whose height z is given as a function of floor coordinates x comma y such that z is f of x comma y. Okay. Now imagine a point x naught y x naught comma y naught और f of x naught comma y naught। तो इस सरफेस के ऊपर कुछ पॉइंट होगा जिसका यहाँ पे x naught comma y naught ये x y कोऑर्डिनेट्स हो गए और z कोऑर्डिनेट के f of x naught comma y naught। समझ गए? फ्लोर के कोऑर्डिनेट के साथ साथ हिल की हाइट चेंज होती जा रही है, ये बस स्किन टाइप का हिल है। ठीक है, तो as you keep on changing the floor coordinate you get new and अलग अलग हाइट्स मिल रही है इसकी। समझ में आ रही बात की नहीं? जैसा मेम्ब्रेन है ये। ओके, तो ये कोई हम पॉइंट यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं x naught comma y naught comma f of x naught comma y naught। ओके, on surface of the hill. If someone asks what is the slope of the hill at this point, इस पॉइंट पे स्लोप की बात करोगे, then that question would be ambiguous because the hill will have different slopes in different directions. So we will have to talk about directional slopes. तो मेरे को इधर अलग अलग डायरेक्शनल स्लोप्स की बात करनी पड़ेगी। फॉर दैट मैटर वाई ओनली एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इनके बीच में इनफाइनाइट डायरेक्शन एग्जिस्ट करती हैं, हर डायरेक्शन के स्लोप की बात कर सकते हैं। नॉट वी कुड फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट स्लोप अलोंग वाई डायरेक्शन और स्लोप अलोंग एक्स डायरेक्शन। Such slopes are called directional slopes or directional derivatives. If we move a knife parallel to yz plane to cut the surface, we will get a planar curve whose x coordinate will be constant. ये वही मैंने बात बोली, यहाँ पे अगर मैंने चाकू चलाया तो ये जो मिलेगा मेरे को इसका x coordinate constant होने वाला। ठीक है, slope of such a curve is called the y directional derivative or partial derivative with respect to y coordinate। तो mathematical definition क्या आ गई partial derivative की? अब ये देख लो ध्यान से, क्या हो गया, जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो तो इसको जनरली किस नोटेशन से लिखते हैं? f के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट y लिख देते हैं। सबस्क्रिप्ट y अगर लगाया इसका मतलब होता है del f by del y, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये भी नोटेशन यूज होती है, ऑल्दो ये मैं बहुत कम यूज करूंगा, ज्यादातर ये वाली नोटेशन यूज करूंगा, del f by del y। ठीक है, यहाँ अपने केस में क्योंकि f जो मेरा z कोऑर्डिनेट ही है तो del z by del y बोल सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 f of x y plus डेल्टा y माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, देखो x यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, x को चेंज नहीं किया, यहाँ पे y को खाली चेंज किया, यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई था और यहाँ पे y था। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, इसको मैं बोलूंगा डेल एफ बाय डेल वाई। ठीक है, नोट दैट वी केप्ट x कांस्टेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ द रेड कर्व विच इज प्लेनर इन द एडजेसेंट फिगर। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, अभी समझ गए, वही वाला सरफेस है, उसी का छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा ऐसे ये पार्ट करके दिखा रखा है, इसकी ये बाउंड्री दिखा रखी है, समझ गए? तो ये वाला, ठीक है, ये जो रेड कर्व है यहाँ पे। ओके, ठीक है, द टैंजेंट एट दिस पॉइंट इज शोन इन ग्रीन कलर। यहाँ पे ये जो टैंजेंट है ये मतलब यहाँ तो टर्कोइज कलर हो गया, मैंने कुछ कलर्स एडिट कर दिए थे, बट समझ गए, ऊपर में ग्रीन कलर ग्रीनिश था बट कलर्स मैंने एडिट कर दिए। ठीक है, सो आई विल जस्ट, ठीक है, बेयर विद मी। समझ गए ना, ये टैंजेंट, इसको ग्रीन मान लो। ओके, ठीक है, तो we can define the partial derivative इसी तरह से क्या कर सकते हैं, similarly we can define partial derivative in the x direction। तो x direction में जो partial derivative है तो क्या करोगे, y को कांस्टेंट रखोगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f of x plus डेल्टा x comma y माइनस f of x comma y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, अब क्या किया हमने, here we kept y coordinate as constant। देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, जबकि यहाँ पे x plus डेल्टा x और यहाँ पे x है, y coordinate को कांस्टेंट रखते हुए डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, This represents the slope of the surface in the direction parallel to x-axis। तो ये यहाँ पे ये वाला कर्व होगा, ठीक है, ये वही वाले कर्व को दिखा रखा है, इस वाले कर्व को अलग से दिखा रखा है हाईलाइट करके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, ठीक है, represents the slope of the surface in direction parallel to x-axis क्योंकि y कांस्टेंट रखा है। ओके, also the slope of the red curve in the adjacent figure, इस वाले कर्व का स्लोप है, प्लेनर कर्व, with green line being the tangent defining the direction slope। तो ये assume that it's the green line, ठीक है, doesn't look like one। ओके, समझ गए? अच्छा, इसके बाद क्या लिखा, द आइडिया ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड टू मल्टी वेरिएबल फंक्शंस ऑफ एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ तो खाली x और y का फंक्शन था, z कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए मैंने खाली 2 वेरिएबल का फंक्शन एज्यूम किया, बट होने को तो हमारा 3 वेरिएबल का फंक्शन भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कैन बी अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर का x डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज, टेम्परेचर का y डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज और टेम्परेचर का z डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज की बात कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब x डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज देख रहे हो तो y और z कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट रखोगे, y डायरेक्शन में देख रहे हो तो z और x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रखोगे, z डायरेक्शन में देख रहे हो तो x और y कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट रखोगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है,
अगर मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। दैट्स द मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, क्या लिखा था? आइडिया ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड टू मल्टी वेरिएबल फंक्शंस ऑफ एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स while calculating the partial derivative with respect to any particular direction. All other variables are treated as constant. For instance, if temperature T were a function of space coordinates x, y and z, then we could define derivative of temperature in z direction as del subscript z t, ऐसा भी लिखा जाता है del t by del z, limit यहाँ पे होना चाहिए डेल्टा z टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, गलती से डेल्टा t लिख दिया, डेल्टा z टेंडिंग टू जीरो, इसको ठीक कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू जीरो। हाँ, अभी क्या है? टेम्परेचर ऑफ x, y, z प्लस डेल्टा z माइनस टेम्परेचर एट x, y, z, देख रहे हो? x और y दोनों को कांस्टेंट रखा है, z को खाली चेंज किया, डिवाइडेड बाय डेल्टा z। तो ये डेफिनेशन है डेल t बाय डेल z। क्लियर? ठीक है, तो एक बार इसको देख लो, कुछ डाउट है तो बोल दो। ये इंपॉर्टेंट है आइडिया पार्शियल डेरिवेटिव्स का, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस। तो चलो अभी पार्शियल डेरिवेटिव सीखा है जो हमने आइडिया, उसको अप्लाई करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अगर मान लो f of x, y क्या है मेरा, x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y माइनस 1, तो मुझे डेल f बाई डेल x निकालना और डेल f बाई डेल y निकालना किस पॉइंट पे? 4, माइनस 5 पे। तो अभी ध्यान से समझना, जब डेल f बाई डेल x निकाल रहे हो तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। रीजन समझ में आ रहा है ना क्यों? ज्योमेट्री से दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करो तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक, तो आप डेल f बाई डेल x करोगे तो इसका डेरिवेटिव तो 2x आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3xy, 3y तो समझो कांस्टेंट ही है, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, तो ये खाली 3y आ गया, राइट? और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? y तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 3y एक कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, तो 3y into 1, तो 2x प्लस 3y, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कहां पे करना है? 4, माइनस 5 पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस x की जगह 4 डाल दो, y की जगह माइनस 5 डाल दो, कैलकुलेट किया तो ये -7 आ गया डेल f बाई डेल x। ठीक है, ओके। इसी तरह से डेल f बाई डेल y निकालना है मुझे, तो अब क्या करोगे? अब x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, खाली y को वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो अब क्या होगा देखो जरा, वापस डिफरेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर, x तो कांस्टेंट ही, तो x स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? तो 3x एक मल्टीप्लाइड कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव 1, तो क्या हो जाएगा? ये आ गया 3x। ठीक है, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव आ गया 3x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो क्या बन गया इसका डेरिवेटिव? 3x प्लस 1 बन गया y के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? क्लियर है? अब क्या करोगे? अब वापस x को 4, y को माइनस 5 डाल दो, तो डेल f बाई डेल y क्या आ गया मेरा? वो 13 आ गया। ठीक है, तो एक बार स्टडी कर दो, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। तो अगला अभी खुद से ट्राई करो सब लोग। क्या है क्वेश्चन? हमको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। क्या दे रखा है? f of x, y 2y upon y plus cos x। ठीक है, ये दे रखा है, और इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब ये तो सॉल्यूशन का पार्ट है, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अभी खुद से ट्राई करो, डेल f बाई डेल x और डेल f बाई डेल y कैलकुलेट करो। ठीक है, ट्राई करो। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव लेना है तो बिल्कुल वैसे ही करना है, जब x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो y को कांस्टेंट मान लो, जब y के रिस्पेक्ट में ले रहे हो x को कांस्टेंट मान लो। तो ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, तो अभी क्या है, इसको मैंने लिखा 2y into y plus cos x to the power -1, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, तो समझ में आ रहा होगा क्या किया। तो 2y फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट। ठीक है, या फिर चेन रूल कह दो, मतलब समझ में आ रहा है ना ये डेरिवेटिव कैसे लिया है। बेसिकली y को कांस्टेंट मानते हुए इसका डेरिवेटिव लिख लिया। ठीक है, देख लो, और ऐसे ही x को कांस्टेंट लेते हुए फिर डेरिवेटिव लिख लिया, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर 2d1 माइनस 1d2 कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास y डेरिवेटिव ये आ गया और x डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, डाउट है तो बोल सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो क्वेश्चन रूल ही लगा दो, y प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू y प्लस cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस 2y इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये। बस ये ध्यान रखना कि जब x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो y को कांस्टेंट मानना है, y के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो x को कांस्टेंट मानना है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? द प्लेन x इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट्स द पैराबोलॉइड z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन अ पैराबोला। ठीक है, ये x z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो इसकी शेप बनाओगे, प्लॉट करोगे तो ऐसे कटोरे जैसा शेप आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ये समझ में आ रहा है ना कि z की कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू करोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट तो सर्कल ही होता है, तो अलग अलग z वैल्यू के लिए अलग अलग रेडियस का सर्कल बनते जा रहा है xy प्लेन के पैरेलल। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इज जस्ट अ सर्कल, राइट?
और उसका उस सर्कल का रेडियस बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे z कोऑर्डिनेट बढ़ते जा रहा है, उस सर्कल का रेडियस बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से इसके प्लॉट्स बनते जा रहे हैं, समझ में, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल सर्कल्स। ओके, और ये भी दिख रहा है कि एक्स जेड प्लेन के पहले पैरेलल जो है वो पैराबोले होंगे, y को कांस्टेंट डालोगे तो पैराबोलिक बनेगा ना, y को कांस्टेंट डाल दो लेट्स से एक्स जेड प्लेन के पैरेलल यानी y को कांस्टेंट डाल दिया तो दिख रहा है ना पैराबोला, y को कांस्टेंट डाल दो। इसी तरह से वाई जेड प्लेन के पैरेलल अगर देख रहे हो प्लेन में काटोगे तो x कांस्टेंट है तो वो भी एक पैराबोला दिखेगा। तो इसका ये सेक्शन पैराबोलिक है, ये सेक्शन पैराबोलिक है और ये सेक्शन सर्कुलर है। समझ में आई बात करी? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन के पैरेलल सेक्शंस अगर विजुलाइज करने हैं तो बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट करके विजुलाइज कर सकते हो शेप्स। ठीक है, तो पूछा गया अभी वो देखते हैं। तो ये पैराबोलाइड है, इसको x इक्वल टू 1 प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्या पूछा, फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट 1, 2, 5। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 1, 2, 5, x 1 है तो इसलिए वो उसी प्लेन के ऊपर पॉइंट है, और यहाँ पे इसकी टैंजेंट का मुझे स्लोप निकालना। समझ गए क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो ट्राई करो खुद से जल्दी से। तो देखो x इक्वल टू 1 जो प्लेन है, x इक्वल टू 1 यानी x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट कर दिया, यानी yz प्लेन के पैरेलल तुमने काटा इसको, इज इट नॉट? तो yz प्लेन में तुमको डेरिवेटिव चाहिए सरफेस का, तो फिर क्या होगा, डेल बाय डेल y निकालना है इसका, इज इट नॉट? समझ में आई बात नहीं? तो एसेंशियली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डेल बाय डेल y क्या है, डेल z बाय डेल y क्या है फॉर दिस प्लेन, राइट? तो डेल z बाय डेल y क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है इसके ऊपर y की वैल्यू क्या है, 2, तो बस स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, 4। समझ में आई बात की नहीं? या फिर दूसरा तरीका क्या है, x को 1 डाल दो सीधे, x को 1 डाल दो तो मेरा पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई, z इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 आ गया, राइट? अब वापस, अब ये तो वन वेरिएबल फंक्शन ही रह गया ना, जब x को कांस्टेंट ही डाल दिया तो नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे ही हो गया, इधर x को कांस्टेंट डाल दिया तो डेल z बाय डेल y क्या आ गया, 2y व्हिच इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऑल राइट। तो इसके बाद थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव्स पे और डिस्कशन करना है मुझे, और उसके बाद फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हम कैसे डिसाइड करते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द फोर्स फंक्शन, ये सारी बात हम लोग कल करेंगे और आगे की थियरी देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।